इसमें विशेष रूप से जैसे हमारे विपक्ष के साथी भी कहते हैं कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान नई अपॉइंटमेंट्स कम हुई। अगर मैं शिक्षा विभाग का भी उदाहरण आपके समक्ष साझा करूं, हमारे विभाग में लगभग कोई अभी वर्तमान अवधि तक लगभग कोई 7,000 के आसपास नियुक्तियां, जो अधिकतर आपकी रेगुलर नियमित भर्तियां वो हो चुकी है, जिसके आंकड़े मैं आपके साथ साझा करूंगा, आपके समक्ष रखूंगा। और ये नियुक्तियां प्रिंसिपल, कॉलेज कैडर से लेके आपकी जेबीटी टीचर्स तक है, जहां वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग कोई 100 से अधिक हमारे प्रिंसिपल्स आपके कॉलेज कैडर के प्रमोट किए गए। इसी तरह से काफी वर्षों के बाद, कोई 7-8 वर्षों के बाद रेगुलर अपॉइंटमेंट्स आपकी कमीशन के द्वारा आपकी कॉलेज कैडर के प्रिंसिपल्स को दी गई, जिनकी संख्या लगभग कोई 20 के आसपास बनती है। हायर एजुकेशन में ही लगभग कोई 527 के आसपास आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पद भरे गए, और इन पद पूर्ति के माध्यम से ही जो आपके दूर दराज के हमारे कॉलेजेस थे, महाविद्यालय थे, उसका संचालन हो पाया। वर्षों से आपके रिक्त पड़े आपके जो पद थे उनको भरा गया। और जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान मुझे याद है कि 131 में से 103 ऐसे महाविद्यालय थे जो विदाउट कॉलेज प्रिंसिपल्स थे। अधिकतर इन महाविद्यालयों को भरा गया। और साथ ही साथ जहां मैं हायर एजुकेशन की बात आपसे साझा कर रहा था, वर्तमान में भी लगभग कोई 500 के आसपास एपीज हमारे कमीशन के द्वारा रखे जाएंगे। इसकी भी संस्तुति हमारे को माननीय कैबिनेट ने दे दी है, और शीघ्र ये आपकी पोस्टें हम कमीशन को भेजेंगे, ताकि विशेषकर हमारे जो दूर दराज के हमारे महाविद्यालय आने वाले समय में इन पदों की पूर्ति हो सके। इसी तरह से अगर आप पीजीटी स्कूल कैडर की बात करें, लगभग कोई 700 के आसपास हमारे स्कूल कैडर के हमारे पीजीटीज के पद भरेंगे। लगभग अगर आप टीजीटीज की बात करेंगे, टीजीटी आर्ट्स की लगभग कोई 599 पोस्टें भरेगी। 405 टीजीटी नॉन मेडिकल की पोस्टें भरेगी। 410 हमारी टीजीटी मेडिकल की पोस्टें भरेगी। शास्त्री की 205, लैंग्वेज टीचर 175, ड्राइंग मास्टर 146, हमारे जेबीटीज 1835, हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स टीचर्स लगभग कोई 1000 के आसपास इनकी संख्या बनती है। और साथ ही साथ जो वर्तमान में हमारी जो पाइपलाइन में जो नियुक्तियां, इसमें लगभग कोई 3101 के आसपास हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन की आपकी भर्तियां, जिसमें से लगभग कोई 937 हमारी टीजीटी की आपकी तीनों श्रेणियों की आपका जो प्रोसेस है वो भी चयन आयोग ने प्रारंभ कर दिया है। 600 टीचर्स हमारे जेबीटी के, हालांकि जो अप्रूवल है वो 1800 टीचर्स की है, लेकिन प्रथम चरण में हम 50% ऑल द पोस्ट ऑफ टीजीटी और जो 1/3 पोस्ट हमारी जेबीटीज की है, इनकी भी चयन आयोग के द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और इसके अलावा भी चाहे वो एनटीटी टीचर्स की बात हो, आयों की पदों को भरने की बात हो, लगभग कोई 13,000 पद हमारे, इसके अलावा 3,101 पोस्टों के अलावा आपके आउटसोर्स के माध्यम से ये भी हमारे कैबिनेट के द्वारा एचपीएससी-डीसी जो हमारा ही कॉर्पोरेशन सरकार का, वहां पर प्रोसेस प्रारंभ है। तो एक तरह से जहां लगभग कोई इस अवधि के दौरान 7,000 पदों को भरा गया, 7,000 पोस्टें आपकी फिलअप की गई, जो अधिकतर आपकी रेगुलर पोस्टें है। 3101 का प्रोसेस आपका हमारा चयन आयोग में आपका प्रारंभ हो चुका है। और 13,000 पोस्टें हमारी वो है जो एचपीएससी-डीसी ने, उन्होंने भी एनटीटी टीचर्स का आपका प्रोसेस प्रारंभ कर दिया। तो ये काफी अच्छी संख्या बनती है कि जिसके माध्यम से हमारे काफी समय से जो आपके रिक्त पड़े आपके स्थान उनको भरा जाएगा। और मुझे याद है कि 2022 के अंत में जो आपके विदाउट टीचर स्कूल्स थे, उसकी संख्या 350 के आसपास थी। ये संख्या अब घटकर 100 से कम रह चुकी है। और इसी तरह से जो सिंगल टीचर स्कूल थे, उसकी संख्या भी 3600 के आसपास थी। इसकी संख्या भी लगभग कोई 2000 के आसपास हो चुकी है। और भी साथ ही साथ बहुत से, मैं समझता हूं, रिफॉर्म सुधार का कार्य भी शिक्षा विभाग में
किया गया, क्योंकि सबसे बड़ा विभाग है और आने वाली पीढ़ी से जुड़ा हुआ विभाग है और कई मैं समझता हूँ कठोर फैसले भी जनहित में दूरगामी अपने विभाग का अपने प्रदेश के हित में वर्तमान सरकार ने लिए है। इंग्लिश मीडियम को क्लास 1 से प्रारंभ करना एक महत्वपूर्ण निर्णय वर्तमान सरकार का था और साथ ही साथ जो लोकल डायलेक्ट्स हमारे अपने पूरे हिमाचल के देवभूमि के हैं वो भी आने वाले समय के लिए लुप्त ना हो, वो भी हमने बैक फ्री डे में लगभग कोई आधे घंटे का संवाद हमारे टीचर हमारे स्टूडेंट्स के बीच जो होगा वो लोकल डायलेक्ट में होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय था जहाँ हमने चाहे हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करें चाहे शिक्षा विभाग की बात करें नए कोर्सेज प्रारंभ करने की बात की है वक्त के अनुसार समय के अनुसार जो आने वाले समय में जॉब हमारी समझता हूँ जॉब रेलिवेंट हो। साथ ही साथ क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो पूरा प्रदेश है वो अपने हॉर्टिकल्चर के लिए अपने टूरिज्म के लिए जाना जाता है, तो वोकेशनल ट्रेड में हम टूरिज्म को भी प्रारंभ करने की जो हमारी सोच है और साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर, क्योंकि इन दोनों सेक्टर्स का टूरिज्म का और हॉर्टिकल्चर का अगर आप पूरे हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी है लगभग कोई 30% के आसपास जो योगदान है हमारी हिमाचल की इकोनॉमी में वो इन्हीं दोनों क्षेत्रों का है। इन दोनों क्षेत्रों का चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो चाहे हमारे प्रदेश की आर्थिकी की बात तो एक महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ स्थान है, तो इन दोनों मैं समझता हूँ सब्जेक्ट्स को भी हमने प्राथमिकता दी है। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय था। डायरेक्टरेट्स को इसको रिस्ट्रक्चर करना कंसोलिडेट करना ये भी वर्तमान सरकार का एक महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ निर्णय हमारा रहा है और इसके पीछे सोच यही है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है इसके जो रिसोर्सेज है संसाधन है चाहे मैन पावर की बात करें चाहे संसाधनों की बात करें वो विभाग सामूहिक रूप से उसका मैं समझता हूँ उसको उपयोग में लाया जा सके। इसी सोच के साथ जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो हमारी सरकार ने विभाग ने निर्णय लिया इसी सोच के साथ डिपार्टमेंट को कंसोलिडेट किया गया है। आपकी टीचर्स ट्रेनिंग आप जानते हैं कि जैसे मैंने नियुक्तियों की बात की बहुत से पद ऐसे हैं जो बैच वाइज जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है और उसमें उनको लेटेस्ट ट्रेनिंग से वो परिचित हो। इसी सोच के साथ विशेषकर जो हमारे ये बैच वाइज जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें इंडक्शन ट्रेनिंग को भी हमने प्रारंभ किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ये भी जैसे आपने देखा होगा कि सिंगापुर प्रिंसिपल एकेडमी के साथ समझौता हुआ, हमारे चाहे यूनेस्को की बात हो चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात हो जो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना एक अलग नाम रखते हैं, वो इसी सोच के साथ है कि आने वाले समय में क्वालिटी एजुकेशन और जो हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस है चाहे वो मैं समझता हूँ अपने राष्ट्र की बात है देश की बात है चाहे वो विदेश की बात है उससे हमारी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का वो परिचित हो। इस सोच के साथ ये भी MOUs आपके किए गए हैं और आपने देखा होगा मेधावी छात्रों को प्रदेश में नहीं, हालांकि आपके टीचर्स ट्रेनिंग का तो अन्य प्रदेश के द्वारा भी हमारे बहुत से टीचर्स बाहर गए, लेकिन प्रथम बार जो मेधावी छात्र आपके सरकारी स्कूलों से अगर बाहर गए हैं वो हिमाचल प्रदेश को मैं समझता हूँ इस उपलब्धि के लिए जाना जाएगा। हमारे हिमाचल प्रदेश के विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे स्टूडेंट्स को जो मेरिटोरियस बच्चे थे उनको विदेश जाने का अवसर मिला, चाहे वो दुर्गम क्षेत्र आने की बात हो, हमारे चाहे चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात हो, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात हो। ये भी एक नई सोच वर्तमान सरकार की रही है। एनुअल रैंकिंग एक हेल्दी आपका कंपटीशन हो, प्रतिस्पर्धा हो, कॉलेजेस में स्कूल्स में रैंकिंग, चाहे लाइब्रेरीज की बात हो चाहे वो आपके पूरे एकेडमिक मैं समझता हूँ एक्टिविटीज की बात हो, वो भी हमारी सरकार ने एनुअल रैंकिंग प्रारंभ की है। डिजिटल अटेंडेंस ये भी एक अच्छी सोच थी जिसके माध्यम से पूरा शिक्षा विभाग को पूरी जानकारी उपलब्ध हो, चाहे स्टूडेंट्स की बात उनकी अटेंडेंस की बात हो चाहे हमारे टीचर्स की बात हो। ये भी वर्तमान सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय था और साथ ही साथ मैं समझता हूँ स्कूल अडॉप्शन स्कीम जिसके माध्यम से आपके जो हमारे जिनका संबंध उस स्कूल से रहा है चाहे और तरीके से भी अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, चाहे वो कोई पत्रकार बंधु है चाहे वो कोई मैं समझता हूँ पॉलिटिकल आदमी है, वो भी अपने स्कूल को अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि उस स्कूल के विकास में उसके स्कूल के डेवलपमेंट में वो भी अपना बहुमूल्य योगदान दे। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक योजना, ड्रेस कोड, ऐसे बहुत से निर्णय लिए गए जिसके माध्यम से आप जानते हैं कि इन 3 वर्षों में जो आपके सर्वेक्षण एक समय में पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान विशेषकर
जो आपके नेगेटिव सर्वेक्षण आ रहे थे, निराशाजनक सर्वेक्षण आ रहे थे, उसमें भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। जहां 2021 में आपने देखा होगा, 2021 में जो आपका नेशनल असेसमेंट सर्वे का जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार जहां अतीत में हिमाचल प्रदेश हमेशा टॉप 5 स्टेट्स में गिना जाता था, हम 21वें स्थान पे पहुंच चुके थे। आपकी परख की रिपोर्ट, ये भी महत्वपूर्ण आपकी रिपोर्ट है, जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के हर प्रदेश की जो शैक्षिक स्थिति उसकी बारे में आपको जानकारी मिलती है। उसमें भी आप 8वें स्थान पे पहुंच चुके थे। आपका, मैं समझता हूँ, 8th का स्टूडेंट आपका 3rd का सिलेबस पढ़ने में असमर्थ था, और ये आज हम सब के लिए एक खुशी की बात है, एक प्रसन्नता का विषय हम सभी प्रदेशवासियों के लिए कि आज नेस की रिपोर्ट में जहां हम 21वें स्थान पे थे, अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे हमारी रैंकिंग नंबर 3rd है। अगर हम यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड करते हैं तो हमारी रैंकिंग 5th आती है। और ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी, मैं समझता हूँ, स्वयंसेवी कोई एनजीओ की रिपोर्ट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, क्रेडिट रिपोर्ट है। इसी तरह से परख के अनुसार भी आपकी जो असर की रिपोर्ट आपने देखी होगी, उसमें भी रीडिंग और लर्निंग लेवल में हिमाचल प्रदेश को केरला से भी बेहतर आंका गया है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये शुरुआती आपके संकेत है। और इसी तरह से आज हिमाचल प्रदेश को टोटली साक्षर, टोटली लिटरेट स्टेट के रूप में भी घोषित किया गया। आप जानते हैं कि 1947 के हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करेंगे, उस वक्त आपकी जो पूरी लिटरेसी रेट हमारे प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पे जो 13% थी, आपकी हिमाचल प्रदेश की मात्र 7% के आसपास थी। और अगर हम उसमें महिला वर्ग को जोड़ेंगे, सिर्फ 2% के आसपास आपकी लिटरेसी थी। इसी तरह से आज वो, अगर हम आप साथ लगते प्रदेशों की बात करें, उदाहरण के तौर पे, क्योंकि बहुत बड़ा आधा हिमाचल प्रदेश हमारा वो है जो आपका पंजाब से कटकर हिमाचल प्रदेश में 1960 के दशक में जुड़ा था। आज आप पंजाब का आपका लिटरेसी रेट 83% है। आज हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो गोवा के साथ हाईएस्ट इन कंट्री 99.30% है। तो मात्र ये 5-7 यूनियन टेरिटरीज और आपके प्रदेश है जिन्हें टोटल लिटरेट स्टेट के रूप में घोषित किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे प्रदेश के लिए, क्योंकि अपने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमारा प्रदेश जाना जाता था। और आज शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में एक अच्छा, मैं समझता हूँ, कार्य हुआ है। और इसके लिए मैं अपने विभाग को बधाई देता हूँ, समस्त प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। तो जहां मैंने अपने विभाग से संबंधित बात आपके समक्ष रखनी थी, साथ ही साथ हमारे विपक्ष के साथ भी, जैसे आमतौर पे अभी हमारी आपदा का दौर चला, आपके सामने अभी मौसम की सामने कितने घने बादल आज के समय में भी है। जो जून में आपका क्रम, आपका, मैं समझता हूँ, वर्षा का प्रारंभ हो गया था। जो नुकसान आपका मंडी जिला से प्रारंभ हुआ था, नवीनतम उदाहरण आपके समक्ष बिलासपुर का है, जहां पर हमारी लगभग कोई 17 भूमूल्य जानेगी, लगभग कोई 5,500 करोड़ का नुकसान आपका प्रदेश का वर्तमान तक हो चुका है। और साथ ही साथ, और अगर हम डेथ्स की बात करेंगे तो 2023 में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का लगभग कोई 10-12 हजार करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ है वो 2025 में 2023 से अधिक हुआ है। लगभग कोई 500+ एक्सीडेंटल डेथ्स को भी मिलाकर आपकी जो संख्या बन रही है वो 500 से अधिक बन रही है। तो बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, एक चिंता का विषय भी है। लेकिन सरकार अपने स्तर पे पूरा प्रयास कर रही है। हालांकि आप जानते हैं कि अगर आप पीडीएनए की बात करेंगे, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वयं इस बात को असेस किया था कि लगभग कोई 10,000 करोड़ का नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हमें जो राहत मिली वो आप जानते हैं, वो 2025 में मिली। और 25 में भी जो राहत मिली है उसमें मात्र, जहां 2,000 करोड़ की बात करते हैं, उसमें से 2,000 करोड़ में से 500 करोड़ तो वो है जो प्रदेश सरकार का अपना है। लेकिन जो भी केंद्र से हमारे को मिला है वो मात्र 400 करोड़ के आसपास की राशि मिली है। और इस वर्ष भी आपके लगभग हमारा 5500 करोड़ के आसपास की क्षति हुई है। और जहां 2023 में प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए थे, लेकिन इस दफा तो वो भी स्वयं सारी बातों को देख के गए हैं। हमें आशा है कि जो उन्होंने अनाउंसमेंट भी की, लगभग कोई 1500 करोड़ की अनाउंसमेंट इस दफा भी की थी, शीघ्र ये राहत का पैसा हमें दिया जाए। अगर ये पैसा लेट मिलेगा तो उसका कोई, मैं समझता हूँ, अर्थ नहीं होगा। और आज हमारे विपक्ष के साथ इन बातों को लेकर जहां गवर्नमेंट पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखिए जो केंद्र के द्वारा जो हमें राहत मिलनी है, जो हमारी मदद समय पर होनी चाहिए, उसमें जो अभाव 2023 में देखने को मिला है वो वर्तमान में
2025 में भी कोई ज्यादा बेहतर स्थिति नहीं, अभी भी कोई, मैं समझता हूं जो पैकेज की मांग वर्तमान सरकार कर रही है, हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन इस बात को लेकर केंद्र की तरफ देख रही है। यहाँ प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पे जो हो सकता था, उदाहरण के तौर पे जो रिलीफ मैनुअल में संशोधन किया गया वो पूरे भारतवर्ष में ऐतिहासिक है, जहां पहले मात्र, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, 1,30,000 के आसपास की राशि आपको घर के नुकसान पे होने पर मिला करती थी, आज वो राशि बढ़कर 7 लाख हो चुकी है। ऐसे हर दृष्टिकोण से को जितने भी बिंदु है सब जगह एक रचनात्मक बढ़ोतरी की गई है। तो जो विपक्ष की बातें मात्र वो राजनीतिक सीमित है, और जो मदद हमारी केंद्र के द्वारा होनी चाहिए उसमें बहुत बड़ा अभाव पहले भी देखने को मिल रहा था, और वर्तमान में भी कोई स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। रोहित जी, आप उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि आपके पास गिनवाने के लिए कुछ नहीं है, इसी वजह से आप जो है पंचायत चुनावों को जो है स्थगित किया है, पोस्टपोन किया है, आप भाग रहे हैं चुनावों से। आप समझिए इस बात को, जहां तक तो पंचायत इलेक्शन की बात है, ये प्रशासनिक कारणों से, ये किसी राजनीतिक कारणों से इसको डिले करने की बात नहीं। और इसमें आप सभी से, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे आपकी आपदा के दौरान जो नुकसान प्रदेश का वो आपके समक्ष है, और ये स्वयं माननीय मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है, भागने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, आप इसको कितना डिले कर सकते हैं, लेकिन ये सबके सामने है कि कितना नुकसान प्रदेश का, और अभी भी जैसे मैंने कहा कि ये बादल संकट के अभी भी खड़े हैं, और आगे जैसे इस तरह की आपकी प्रिडिक्शन भी है, मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी, किस बार इस तरह से आपका मॉनसून, आपकी वर्षा का कहर रहा है, आपकी बर्फबारी भी इस बार अत्याधिक होगी। और भाजपा को अपने साथ लगते प्रदेश उत्तराखंड, वहां तो भाजपा की सरकार है, वहां पर भी पंचायती राज के इलेक्शन, उनने खैर रीजन तो कोविड का दिया था कि कार्य नहीं हो पाए, वो भी लगभग कोई 1 वर्ष के आसपास, 1 वर्ष के बाद आपके इलेक्शन हुए हैं हमारे साथ सीमावर्ती क्षेत्र है हिमाचल के साथ। तो इस तरह का कोई नहीं, मात्र मैं समझता हूँ जैसे ही आपका ये सारा ये डिजास्टर से रिलेटेड जो आपका सड़कों को खोलने की बात हो, चाहे वो आपकी बर्फबारी की बात हो, तो शीघ्र ये इलेक्शन भी होंगे। ये तो जो उनकी स्टेटमेंट राजनीति से प्रेरित है। इससे पहले भी तो इलेक्शन आपने देखा होगा, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन अगर डेफर हुए, वो कांग्रेस कार्यकाल के दौरान 2022 में डेफर नहीं हुए थे, वो भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जब जयराम जी स्वयं मुख्यमंत्री थे, जो आपके इलेक्शन मेरे को लगता है मार्च अप्रैल में होने थे 2022 में, वो 2023 में हुए। तो आपके सामने सारी बातें, और जो वो कह रहे हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सर, विपक्ष का आज एक बयान आया है, भी सरकार ने फैसला लिया है कि सीबीएसई स्कूल में वर्दी अलग होगी, स्कूलों का रंग अलग होगा। तो विपक्ष कह रहा है अभी सरकार जो है वो एचपी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के बच्चों और सीबीएसई स्कूलों में एक भेदभाव कर रही है। इसके बारे में तो भी एसओपी बनेगा, और उसके बाद इसके बारे में स्थिति स्पष्ट होगी। क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि हम जब सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे तो स्कूलों का जो एजुकेशन का स्तर था हिमाचल प्रदेश का दूसरे नंबर पे था, और तब टीचरों के बच्चे स्कूलों में पढ़ा करते थे। आज ना टीचरों के ना सरकारी एम्प्लॉय की। जब सरकार की पॉलिसी है तो वाई नॉट टीचर्स और अदर एम्प्लॉय के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? अब ये चाहे राजनेताओं की बात हो, चाहे जर्नलिस्टों की बात हो, चाहे किसी की बात हो, ये सब पर बात मैं समझता हूँ लागू होती है। और जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस दौर में आपके प्राइवेट स्कूल्स थे ही नहीं। अगर आप देखेंगे, अगर आप 2003 का, क्योंकि 2003 में प्रथम बार मैं विधायक बना था, और जितनी भी मूर्तियां मेरे आपके सामने दिख रही है, सभी जितने हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे राज साहब को छोड़ के सभी सरकारी स्कूलों से निकले हैं। और साथ ही साथ उस वक्त आपके प्राइवेट स्कूल्स हुआ नहीं करते थे, मात्र कुछ कॉन्वेंट स्कूल्स हुआ करते थे। एक तरह से उस वक्त विकल्प ही नहीं था। 2003 के बाद एक मैं समझता हूँ काफी जो एक गैप आपका स्पेस था, आपके जो सरकारी स्कूल थे वहां पर प्राइवेट स्कूल भी आपके बड़े हैं, मशरूम हुए हैं। तो निश्चित रूप में अब किसी को अब बाध्य तो किया नहीं जा सकता। सर, जब 1.5 लाख 2 लाख आप सैलरी दे रहे हैं टीचर को, उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं और बाकियों के बच्चे क्या? नहीं तो अब उनको बाध्य तो किसको किया नहीं जा सकता, लेकिन नैतिकता तो यही बोलती जो आप बोल रही है। पर अब नैतिकता को अब कितना प्रेशराइज कर सकते हैं, लेकिन वो प्रश्न हम सबके समक्ष है ना। सर, ट्रांसफर पॉलिसी पर सरकार आगे बढ़ेगी, टीचरों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव। मैं तो बढ़ना चाह रहा हूँ आगे, लेकिन अब सरकार एज अ होल एक डिसीजन होता है। मैं तो चाहता हूँ कि बाकी स्टेट्स ने भी अडॉप्ट कर दी। मैं तो डे 1 2023 से लेकर इस बात को कह रहा हूँ कि जैसे हम अपने क्वालिटी एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, हालांकि हमने प्रयास किया, कई कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये ट्रांसफर पॉलिसी हो, ताकि जो इस एक तरह से आपका जो शैक्षिक सत्र के दौरान हमने निर्णय लिया था, पिछले वर्ष भी लिया था,
हालांकि वो निर्णय भी काफी, मैं समझता हूँ, उसमें विरोध भी सहना पड़ा, लेकिन हमने निर्णय लिया और उसका परिणाम था। जैसे असर की रिपोर्ट आ रही है, आपकी नैस की रिपोर्ट आ रही है, अगर आपका टीचर आपका पूरा कंसंट्रेशन के साथ, हमको पता है कि हमने इसी स्कूल में कार्य करना है, तो निश्चित रूप में उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और इसका हल आज नहीं तो कल आपको ट्रांसफर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सर, पार्टी अध्यक्ष के रूप में आपका नाम भी सामने आ रहा है कि रोहित ठाकुर जी दावेदार है, तो कहाँ तक चाहिए? तो अब इसके बारे में तो मैं पिछले 3-4 महीने से अपनी स्टेटमेंट दे ही रहा हूँ कि अब वर्तमान में जो कार्यभार मिला है, सबसे बड़ा विभाग है, मैं इससे संतुष्ट हूँ, लेकिन और ये कार्यभार भी हाईकमान ने दिया है हमारे को, और अगर इस तरह की कोई जिम्मेदारी मिलती है और ये भी पार्टी अध्यक्ष का बहुत बड़ा पद होता, तो पीछे हटने का भी प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वन रैंक वन पोस्ट वाला जो फार्मूला है वो लागू होगा कि नहीं होगा? तो अब वही नैतिकता की बात तो यही बोलती है कि लागू होना चाहिए, और मैं इसका पक्षधर हूँ। सर, शिक्षा विभाग की आपने उपलब्धियां गिनाई है, लेकिन अभी देखने में आया कि काफी त्रुटियां भी पाई गई है जो आपके डिपार्टमेंट में। त्रुटियां तो आप चाहे सतयुग होगा उसमें भी मिलेगी, लेकिन काम करने की जहां बात है, उसमें हमारा प्रयास पहले भी रहा है, और त्रुटियां आपकी कम से कम हो आने वाले समय में। 100% त्रुटि मुक्त कभी भी कोई भी विभाग नहीं रह सकता, कभी समाज नहीं रह सकता है, लेकिन ये है कि हमारी विल है कि हम अपने विभाग को और बेहतर कर सकें।